हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, तो एग्ज़ाम्स की डेट्स भी आ गई हैं मैंने सुना, एंड एग्ज़ाम फॉर्म आर टू बी फिल्ड, राइट? तो याद रखिएगा 5 अगस्त से 25 अगस्त के बीच ऑनलाइन भरा जाएगा। वही प्रोसीजर है जो हमने फाउंडेशन में करा, तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो भैया आप थोड़ा सा जोर शोर से लग जाइए और पढ़ाई पे और ध्यान दीजिए। तो बेटा यूनिट 3 यानी कि लॉ ऑफ एजेंसी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, है ना? तो प्रिंसिपल और एजेंट का लाइबिलिटी क्या है, कैसे है? तो देखिए, जो एजेंसी का सिद्धांत है बच्चों, तो वो सिद्धांत क्या है? वो है कि वेयर अ पर्सन एक्ट्स थ्रू एन एजेंट, सो इट मीन्स दैट ही एक्ट्स हिमसेल्फ। तो एजेंट इज पर्सनली नॉट लाइबल, राइट? एजेंट is not personally liable and he cannot enforce the contracts in his, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था बच्चों, पर्सनल कैपेसिटी। प्रिंसिपल इज लाइबल, प्रिंसिपल इज बाउंड, क्योंकि जो कुछ हुआ वो प्रिंसिपल ने किया। सर, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सीड करेगा तो प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा। प्रिंसिपल नॉट बाउंड इफ एजेंट exceeds his अथॉरिटी। सर, इसमें क्या था? अगर सेपरेबल है, जो एक्ट विद इन अथॉरिटी है और जो एक्ट एक्सीडिंग अथॉरिटी है, और वो दोनों सेपरेट हो सकते हैं, तो उसकी लाइबिलिटी, प्रिंसिपल की लाइबिलिटी उस एक्ट के लिए तो होगी जो अथॉरिटी में, पर जो बियॉन्ड है उसके लिए नहीं होगी। और अगर इनसेपरेबल है, अलग नहीं हो सकता, तो या तो प्रिंसिपल पूरा एक्सेप्ट करेगा या बेटा पूरा रिजेक्ट करेगा। फिर था नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इन द कोर्स ऑफ एजेंसी बिजनेस। एजेंट को अगर जानकारी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी बिजनेस के दौरान जानकारी मिली है, तब तो यह माना जाएगा कि प्रिंसिपल को भी वो नॉलेज है। बट अगर एजेंट को अदरवाइज नॉलेज मिली है, एजेंट हैज गॉट द सेम नॉलेज बट नॉट इन द कोर्स ऑफ एजेंसी बिजनेस बट अदरवाइज, तो फिर उस केस में बच्चों प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। मतलब फिर वो प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं मानी जाएगी। फिर 5th पॉइंट था कि एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स नॉर बी बाउंड, ठीक? लेकिन बच्चों 3 एक्सेप्शंस थे, और वो क्या थे? कि जहां पे फॉरेन प्रिंसिपल है, ठीक है, एजेंट नहीं, प्रिंसिपल फॉरेन है, या फिर बच्चों अनडिस्क्लोज्ड या अननेम्ड प्रिंसिपल है, उसने बताया ही नहीं कि प्रिंसिपल इज देयर, या बताया बट प्रिंसिपल का नाम नहीं बता रहा है, और या फिर प्रिंसिपल इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी दशाओं में एजेंट विल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल। एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी होगी बेटा। क्यों? क्योंकि वो बता ही नहीं रहा है कि प्रिंसिपल कोई है, या फिर प्रिंसिपल कैन नॉट बी स्यूड
फॉरेन में है वो, या प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट है, या फिर एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इन दीज केसेस एजेंट वुड बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल. और जब पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होगा तो ही कैन ऑल्सो एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. एनफोर्स भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, राइट ऑफ पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज्ड. राइट्स ऑफ पार्टीज. सर, जिसको ये नहीं पता है कि एजेंट है तो सेम राइट जो उसके अगेंस्ट है. तो राइट ऑफ पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज. तो देखिए कहना क्या चाहते हैं ये, किस तरीके की बात ये हमसे कर रहे हैं. सिक्स्थ पॉइंट है बच्चों. सर, हम लोग सबके राइट्स लाइबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल के राइट्स डिस्कस कर रहे हैं, एजेंट के लाइबिलिटीज उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं, और तो और थर्ड पार्टी को भी हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके. तो इफ एजेंट मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट, if agent makes a contract with a person who neither knows nor has reason to believe or suspect that he is an agent, his principal may require the performance, but other contracting party as against principal same right as he would have had as against agent if agent had been the principal. ठीक है बच्चों. तो सिचुएशन क्या है कि जो अदर पार्टी है, थर्ड पार्टी, डजंट नो और सस्पेक्ट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल. मतलब वो एजेंट को ही प्रिंसिपल समझ रहा है. ठीक है सर जी. इफ एजेंट मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन हु नाइदर नोज नॉर हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट ही इज एन एजेंट, मतलब वो एजेंट को ही प्रिंसिपल मान रहा है, तो हिज प्रिंसिपल में रिक्वायर परफॉर्मेंस, तो भी प्रिंसिपल का राइट होगा. प्रिंसिपल में ask for performance. However, principal's rights will be, sir, principal's rights will be of to that extent if agent would have been principal. If agent would have been principal, तो प्रिंसिपल का उतना ही अधिकार होगा. क्या लिखा है? His principal may require the performance of the contract, but the other contracting party as against principal the same right as he would have had as against the agent if agent had been principal. तो उसका उतना ही अधिकार होगा प्रिंसिपल का भी और थर्ड पार्टी का भी जितना कि एजेंट अगर प्रिंसिपल होता तो होता. ठीक सर, ये पॉइंट नहीं समझ आया ना? मैं समझाता हूं. सपोज करिए एक प्रिंसिपल है, ठीक, इसको बेटा एक्स से 2 लाख रुपए लेने हैं, 2 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन एक्स दे नहीं रहा. एक्स
नहीं दे रहा, कोई भी वजह है, डिस्प्यूट है, झगड़ा है, वो नहीं दे रहा पैसे, डिस्प्यूट चल रहा है, अब मुकदमा चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट पैसे रोक रखे उसने। अब इसने एक चालाकी करी, ये भी एक व्यापारी है, ये भी एक व्यापारी है। इसने अपने दोस्त डी से कहा, डी तू इससे गुड्स खरीद ले ऑन माई बिहाफ, लेकिन मेरा नाम मत बताइयो, क्योंकि देखो इसने इससे 2 लाख रुपए लेने मांग रहा है, ये दे नहीं रहा। अब अगर पी इससे कहेगा भाई माल बेच दे, तो ये बेचेगा इसको? नहीं बेचेगा, कतई नहीं बेचेगा, क्योंकि उसे मालूम है 2 लाख सेट ऑफ कर लेगा। तो बेटा पी ने डी से कहा कि तू मेरा एजेंट बन जा और इससे गुड्स परचेज कर ले भाई 5 लाख रुपए की। इसने खरीद ली। नाउ एक्स थर्ड पार्टी डज नॉट नो और सस्पेक्ट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, वो तो डी को ही प्रिंसिपल मान रहा है। अब पी को पेमेंट करना है, क्योंकि इसने खरीद करी है गुड्स की, तो पी ने क्या करा, 3 लाख रुपए दे दिए सेट ऑफ करके 2 लाख। तो पी हैज नो राइट टू सेट ऑफ, बिकॉज द राइट्स वुड बी एज इफ एजेंट वुड हैव बीन प्रिंसिपल। तो अगर यही प्रिंसिपल होता तो इसके पास तो सेट ऑफ का कोई राइट है नहीं, जिसको 5 लाख देने, तो इस सिचुएशन में पी को भी 5 लाख देने। ये है कि अगर सर ये अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल हो गया, यहां पर मेरे एजेंट ने ये बताया ही नहीं कि वो एजेंट है, प्रिंसिपल का नाम तो छोड़ो, उसने ये फैक्ट भी नहीं बताया दैट ही इज एजेंट, and the other party contracted with him on the belief that he is principal. So the principal can enforce the performance. Yes, principal can enforce the performance. लेकिन जो rights होंगे, duties होंगी आपस में, वो उतनी होंगी as if the principal were agent, the agent were principal. Agent ही principal होता तो क्या होता? इसमें एक और point है बच्चों. If principal discloses himself before performance, third party can repudiate the contract. सर P है प्रिंसिपल, एक्स है और डी है, डी फॉर दोस्त। नाउ एक्स अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, पी उसका पड़ोसी है, इसने उससे कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी मुझे दे दे। एक्स ने कहा तुझे नहीं दूंगा, लड़ाई ये दोनों में बहुत कर रही, भारत पाकिस्तान जैसी। वो कह रहा है मैं भले ही मतलब कुएं में फेंक दूं प्रॉपर्टी, 2 पैसे ना मिले मुझे, पर तुझे नहीं दूंगा मैं, लड़ाई है बेटा। अब डी ने क्या करा, पी ने सॉरी, अपने दोस्त को एजेंट बना दिया और ही बॉट द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ पी विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट ही इज एजेंट। नाउ एक्स सोल्ड द प्रॉपर्टी टू डी हैप्पीली, उससे तो कोई परेशानी है नहीं, वो तो जानता भी नहीं इसका दोस्त है, एजेंट है, उसने बेच दिया। अब बेटा रजिस्ट्री करने के समय पी सामने आया, जब प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री होगी, पी सामने आ गया, कहता मेरे नाम रजिस्ट्री होगी, और डी से जो एग्रीमेंट हुआ उसमें लिखा है कि डी अपने नाम रजिस्ट्री करा सकता है या किसी और के नाम से भी करा सकता है। बट नाउ एक्स कैन repudiate the contract on the grounds that if P would have been disclosed earlier, I would not have entered the contract. So this is the second part. If principal discloses himself before the contract is completed, अगर principal सामने आ जाता है, the other party may refuse to fulfill the contract, तो वो पार्टी मना कर देगी कि निकल लो बे। If he can show that if he had known कि ये मनहूस आदमी प्रिंसिपल है,
he would not have entered in the contract. तो बोले मैं तो पहले भी नहीं करता, अगर तुम पहले सामने आ जाते तो इस आधार पे वो भी मना कर सकता है। तो बच्चों, वेयर द अदर पार्टी डजंट नो अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल and there is no reason to suspect, तो principal and other party both have the rights and duties as if the agent was principal. और अदर पार्टी को अगर पता लग जाएगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो अदर पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड्स कि अगर ये आदमी पहले आ गया होता तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं होता। ठीक है बच्चों, सो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 6, थोड़ा सा टिपिकल था बच्चों। ये बेसिकली बेटा अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एजेंट यही नहीं बता रहा कि वो एजेंट है एंड ही इज एक्टिंग लाइक अ प्रिंसिपल। तो सर प्रॉब्लम तो है। 7th पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। सर इसमें भी वही है, तो उतनी परफॉर्मेंस होगी जो उतनी है। सर सेम टू सेम है। और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। तो देखिए फर्क क्या है बेटा। सर वही पॉइंट है, अदर पार्टी ठीक है डज नॉट नो और सस्पेक्ट अबाउट प्रिंसिपल, माने वो एजेंट कोई प्रिंसिपल मान रहा है। ठीक है, इफ ही रिक्वायर्स द परफॉर्मेंस कैन ऑब्टेन सच परफॉर्मेंस, तो बच्चों अदर पार्टी कैन ऑब्टेन परफॉर्मेंस एज इफ एजेंट वुड हैव बीन प्रिंसिपल। आप कहोगे सर सेम लिख दिया, नहीं बेटा थोड़ा सा फर्क है। जो लास्ट सेक्शन था वो प्रिंसिपल के राइट्स को बता रहा था कि प्रिंसिपल उतनी परफॉर्मेंस रिक्वायर कर सकता है जितना कि एजेंट अगर प्रिंसिपल हो तो। और ये कह रहे हैं थर्ड पार्टी का भी उतना ही राइट होगा कि अगर एजेंट प्रिंसिपल हो। मैं आपको दोनों बोल रहा था उस वक्त कि एजेंट को ही प्रिंसिपल मान के दोनों पार्टीज के राइट्स और ड्यूटीज तय होंगे। तो वही एग्जांपल है बच्चों, 50,000 रुपये ऑलरेडी लेने हैं, सेल किए 1 लाख का, तो वो सेट ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि उसे उसके बारे में पता ही नहीं। सेम एग्जांपल है जो मैंने अभी दिया था आप लोगों को। चलिए आगे चलेंगे। राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट। सर राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल। तो जहां एजेंट पर्सनली लायबल है, ठीक है, इफ एजेंट इज पर्सनली लायबल, ठीक है, तो बेटा थर्ड पार्टी कैन sue प्रिंसिपल और एजेंट और बोथ। ये सर पर्सनली कब लायबल होता है? फॉरेन प्रिंसिपल के केस में, ठीक है, प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट है उस केस में, या एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। अथॉरिटी एक्सीड करेगा तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, अथॉरिटी एक्सीड करेगा तो लायबल नहीं होगा। और एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो इन केसेस में अगर प्रिंसिपल पे देखो सूट फाइल हो सकता है, अगर हो सकता है, नहीं हो सकता तब तो नहीं होगा, जैसे इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा। फॉरेन प्रिंसिपल पे हो सकता है, या फिर एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम नहीं बताया, तो प्रिंसिपल तो लायबल है ही है, एजेंट भी पर्सनली लायबल है। तो इन सच केसेस
the third party can sue either the principal or the agent or both. ठीक, तो A enters into contract with B to sell him 100 bills. Afterwards he discovers कि B was acting as agent of C. तो ये undisclosed principal का मुकदमा हो गया. सर इस केस में एजेंट लाइबल होगा क्योंकि उसने बताया ही नहीं था प्रिंसिपल को. तो ऐसी स्थिति में जो थर्ड पार्टी है वो एजेंट पे भी स्यू कर सकती है और प्रिंसिपल पे भी स्यू कर सकती है, दोनों पे हो सकती है. तो दोनों पर सूट फाइल किया जा सकता है. चले आगे चले बेटा, आसान है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 9th, इंड्यूसमेंट का पॉइंट है. और सपोज करिए किसी थर्ड पर्सन ने प्रिंसिपल को समझाया कि यार कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इसके अंतर्गत सिर्फ एजेंट लायबिल होगा. सर थर्ड पर्सन या ए पर्सन, ठीक है, इंड्यूसेस प्रिंसिपल that agent would be liable only. गलत समझा रही है. या फिर थर्ड पर्सन और ए पर्सन induces agent that principal would be liable only. And on belief of this, principal or agent makes a contract. तो बच्चों that person जिसने इंड्यूस किया था is bound by his statement. सर यही रूल ऑफ एस्टॉपल है. दिस इज एस्टॉपल. ये एस्टॉपल. सर सोचो एक एजेंट है, ठीक है, एजेंट पर्सनली लायबिल नहीं होता, लेकिन अगर एजेंट ये डिस्क्लोज नहीं करे कि वो एजेंट है और अपने आप को प्रिंसिपल के रूप में प्रिटेंड करे तो एजेंट पर्सनली लायबल होगा. ठीक. नाउ मैंने एक एजेंट को समझाया कि यार इस चेक पे साइन कर दो और ये मत लिखो तुम एजेंट हो या कुछ हो, अपने साइन मार दो, क्योंकि यू आर एजेंट तो लाइबिलिटी तो प्रिंसिपल की होगी. मेरी बातों पे आके उसने साइन कर दिया, अब वो चेक डिसऑनर हो गया. अब मैंने एजेंट पे सूट फाइल करा कि यार इसके साइन है, चेक डिसऑनर हुआ, इसको जेल में डालो. क्रिमिनल लाइबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था नेगोशिएबल एक्ट में, कौन सी सेक्शन थी? 138. सर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारी वर्तमान सरकार है उन्होंने सेक्शन 138 में अभी अभी अमेंडमेंट करा है और उस क्रिमिनल लाइबिलिटी को सिविल लाइबिलिटी बना दिया. बोले भाई लॉकडाउन की वजह से चेक्स बाउंस हो रहे हैं लोगों के, जेल मत डालो किसी को. एनीवे, इस गवर्नमेंट के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है. बहुत ही विद्वान लोगों का समूह है, बहुत विद्वान. एनीवे, लेट अस कम टू द टॉपिक. सो द टॉपिक वाज कि जो हमारा एजेंट है वो प्रिंसिपल है, ठीक है. तो मैंने क्या करा, एजेंट को समझाया कि देख एजेंट, ये ले चेक इशू कर दे और इस पे तू अपने साइन मार दे. एंड एज यू आर एजेंट तो तेरी तो लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी विल बी ऑफ प्रिंसिपल ओनली. लेकिन आपको याद है अगर एजेंट बिना ये मेंशन करे साइन करेगा कि वो एजेंट है तो वो पर्सनली लायबिल हो जाएगा. एनआई एक्ट में भी है, राइट. अब ये पर्सनली लायबिल हो गया. अब चेक बाउंस हुआ, मैंने इस पे मुकदमा कर दिया, जबकि मैं इस पे, तो बेटा मैंने समझाया था एजेंट को कि प्रिंसिपल लायबिल होगा सिर्फ, और अब मैं खुद एजेंट पे मुकदमा कर रहा हूँ तो गलत हो गया जी. एस्टॉपल. सर मैं यानी दैट पर्सन इज बाउंड बाय हिज स्टेट, यही तो एस्टॉपल है. ऐसे ही अगर किसी ने प्रिंसिपल को समझाया, इंड्यूस किया
कि ओनली एजेंट वुड बी लायबल, तो बाद में वो व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रिंसिपल को लायबल हेल्ड नहीं कर सकता। पढ़ो तो लिखा है मैंने, पर्सन हु हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एजेंट induces the agent to act upon the belief principal only will be held liable, or induces the principal to act upon the belief that agent only will be held liable, he cannot afterward hold liable the agent or principal respectively. तो अगर मैंने एजेंट को समझाया कि देख प्रिंसिपल लायबल होगा तो मैं एजेंट को लायबल नहीं मान सकता, अगर मैंने प्रिंसिपल को समझाया कि एजेंट लायबल होगा तो मैं प्रिंसिपल को लायबल नहीं मान सकता। बढ़िया है? चल नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। सर जी प्रिटेंडेड एजेंट तो मरेगा। सर जी प्रिटेंडेड एजेंट एक्चुअली हैज नो अथॉरिटी। प्रिटेंडेड एजेंट हैज नो अथॉरिटी, बट he pretends to have authority is personally liable, क्योंकि प्रिंसिपल तो लायबल होगा नहीं, अथॉरिटी नहीं है इसके पास में बच्चों। और बच्चों इफ प्रिंसिपल रेटिफाइज तो प्रिंसिपल इज लायबल, फिर एजेंट लायबल नहीं होगा। सो दिस इज द रूल। लिखते हैं प्रिटेंडेड एजेंट इज ए पर्सन हु रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी एन एजेंट, जो खुद कह रहा है एजेंट हूं, इनफैक्ट हैज नो अथॉरिटी व्हाटसोएवर। इफ प्रिंसिपल रेटिफाइज ही हैज नो लायबिलिटी। अगर प्रिंसिपल ने रेटिफाई कर दिया तो प्रिंसिपल लायबल होगा, एजेंट इज नॉट लायबल, एजेंट लायबल नहीं होगा बच्चों। But if principal refuses to ratify, he becomes personally liable. It is to be noted where agent is personally liable, third party can sue the principal or agent or both. ठीक, लेकिन प्रिंसिपल पे सूट तभी हो सकता है जब उसका कुछ ना कुछ सर अथॉरिटी हो, अदरवाइज प्रिंसिपल कैन नॉट बी स्यूड। जब उसकी अथॉरिटी नहीं थी तो उस पर सूट फाइल करना असंभव। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सन फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट not entitled to performance. So a person with whom contract has been entered into in the character of agent is not entitled to require the performance if he was in reality acting not as agent but on his own account. If a person pretends to be agent of somebody else, ठीक है, in fact he is principal himself, cannot require performance। तो बच्चों अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और एज एजेंट बन के कर ले रहा हूं, एज प्रिंसिपल बन के नहीं कर रहा हूं, तो आई वुड बी लायबल। लेकिन सर अदर पार्टी कैन रिफ्यूज टू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। सर सपोज करिए मैं एक दिन अपने ऑफिस से बैठा हुआ था, एक भाई साहब आए, कहते वो भाई साहब कोचिंग पढ़वानी बच्चे को। हमने कहा ठीक है जी पढ़वा लीजिए। फिर बोले वो अतुल सर कहाँ हैं? अब मैं खुद ही बैठा हुआ था। मैंने कहा जी वो तो अभी कहीं काम से गए हुए हैं, मैं उनका एम्प्लॉई हूँ और आप बताइए मैं एडमिशन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आई एम प्रिटेंडिंग टू बी एजेंट, ठीक है, ऑफ माई सेल्फ, जबकि मैं खुद ही प्रिंसिपल हूँ। और बच्चों मैंने एडमिशन ले लिया, फीस ले ली। उसके 2-4-6 दिन बाद जब उन्हें पता लगा कि अरे वही प्रिंसिपल था, तो दे कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। सर आई कैन नॉट एनफोर्स द परफॉर्मेंस। सत्यानाश हो गया यहाँ पे। तो एक प्रिंसिपल को खुद को एजेंट नहीं बताना है बच्चों। अगर प्रिंसिपल स्वयं को एज एजेंट रिप्रेजेंट करेगा
तो परफॉर्मेंस का उसका राइट खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल को ऐसा नहीं करना चाहिए। सो यू नो रूल्स आर रूल्स। कभी अजब गजब होते हैं बच्चों, कभी लॉजिकल होते हैं, कभी लॉजिकल होते हैं, बट व्हाट्सएवर liability of principal inducing belief that agents unauthorized acts are authorized। देखो, प्रिंसिपल induces third party that agent has authority। तो अब आप देख रहे हो, ये तो प्रिंसिपल फंस गया, प्रिंसिपल इज बाउंड। If third party on the basis of such representation contracts with agent, सर ये तो एस्ट्रोपल बहुत सीधा है। मैं आपसे बोलूं कि भाई ये मेरा एजेंट है, मिस्टर एक्स मेरा एजेंट है, और इस बात के विश्वास पे आपने एक्स को गुड्स बेच दिए, कुछ करा, तो आई वुड बी रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि इस केस में एजेंट की अथॉरिटी दिख रही है। सर एग्जांपल है, ए ने बी को गुड्स कंसाइन किया, उसको बोला कि यार फिक्स प्राइस से कम पे मत बेचना, और कंसाइनिंग निश्चित तौर पे कम पे चिपकाएगा, बेचेगा बच्चों, तो प्रिंसिपल बाउंड होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो यही लग रहा है ना, इस पर अथॉरिटी है। आपने प्राइवेटली अथॉरिटी रोक रखी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट। सर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन बाय एजेंट, प्रिंसिपल इज लायबल, ठीक। लेकिन अगर ये फ्रॉड सर एक्सीड्स द अथॉरिटी, बिजनेस की अथॉरिटी से बाहर है, तो प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड। अगर बिजनेस के कोर्स में करेगा, अथॉरिटी के कोर्स में करेगा, तब तो प्रिंसिपल बाउंड होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ बिजनेस के कोर्स में नहीं करेगा और बिना अथॉरिटी के करेगा, तो प्रिंसिपल उसके फ्रॉड से बाउंड नहीं है। अथॉरिटी का खेल है। चलिए, तो ये था बच्चों, कब प्रिंसिपल लायबल है, कब एजेंट लायबल है, एंड इट वाज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो प्लीज़ बुक को ध्यान से पढ़िए, एग्जाम्पल्स अच्छे से देखिए, और क्लास कल वाली और आज वाली दोनों को ध्यान से सुनिए, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कठिन तो है। अगला टॉपिक है बेटा रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। अब ये आसान है, ठीक है, भले ही थोड़ा सा बड़ा हो, बट आसान है। तो कल नेक्स्ट में कवर करेंगे, एंड वी विल कवर दिस। इसका कल अंत हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, यहाँ पर हम इसको एंड करेंगे बच्चों। तो फिलहाल बेटा इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।